मुझे लगा था कि सबसे अंत में बोलना है, तो रवि भाई और दीपा भाभी जो कुछ बोलेंगे फिर उसमें मैं बचा हुआ बोलूँगी, पर राजकुमार भाई ने एकदम पहले ही बुला लिया। रमाकांत जी की पीढ़ी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ अब इस उम्र के दौर में, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा जो भी व्यक्तित्व बना है, ये रमाकांत जी की पीढ़ी के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में, उनके प्यार विश्वास, साथ ही साथ एक लड़की को किस तरह से अपने संगठन में सुरक्षित महसूस कराया जाए, किस तरह से उसको मजबूत किया जाए, वैचारिक रूप से भी, सांगठनिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी और रचनात्मक रूप में भी, इस पूरी पीढ़ी का योगदान रहा है। सिर्फ एक पंक्ति में मैं कुछ जितने मुझे याद है उतने तुरंत अभी याद आने अपने साथियों का नाम लेना चाहती हूँ। कमला प्रसाद जी तो नहीं है, कमला प्रसाद, ज्ञान रंजन, रमाकांत जी, राजेंद्र शर्मा, भगवत रावत, बिलासपुर में तो राजेश्वर सक्सेना हमारे सब कुछ थे ही, ललित सुरजन, प्रभाकर चौबे, और मेरे ख्याल से ऐसे कम से कम और 10-12 साथी थे मध्य प्रदेश, पूरे अविभाजित मध्य प्रदेश में, जिन लोग लगातार युवा पीढ़ी से, हमारी जो पीढ़ी थी जो इन लोगों से 10-15 साल छोटी थी, उन लोगों से लगातार संवाद करते थे, और ये संवाद बहुत बराबरी से हुआ करता था। मैं अपनी बात, मेरे पर्सनल दो अनुभव जो मेरी नई नई युवावस्था में जब मैंने प्रगतिशील लेखक संघ में कदम रखा, वो दो अनुभव से मैं शेयर करना चाहती हूँ। शुरुआत में मुझे प्रगतिशील लेखक संघ में आके 2-3 ही साल हुए थे। बिलासपुर में एक संगोष्ठी थी और अचानक कमला प्रसाद जी, भगवत रावत जी और रमाकांत जी ने मुझको कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों पूछ रहे हैं, मुझे लगा शायद आने जाने के लिए पूछ रहे होंगे, मैं साइकिल से आती जाती थी तब। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी से मिलना है। मैं घबरा गई पूरी तरह, क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु पहले हो चुकी थी, मेरे पिताजी 2 ही व्यक्ति हम घर में रहते थे, भाई मेरा बाहर पढ़ता था। पिताजी को कतई मेरी विचारधारा से, मेरी बाकी चीज़ों में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर यह बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, बहुत विश्वास के साथ उन्होंने मुझे आने जाने दिया और छूट दी। तो मुझे ये लगा कि पता नहीं, तब हम लोग डरते भी थे पिताजी से। मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं, अधिकांश लोगों के अपने पिताओं से बहुत थोड़ी बहुत दूरी के संबंध रहा ही करते थे। तो मुझे लगा कि ये मेरे वरिष्ठ साथी मिलने जा रहे हैं कि मान लो मेरे पिताजी ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया या कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने पूछा कि आप लोग क्यों मिलना चाहते हैं? तो मुझे आज भी याद है इन लोगों ने ये जवाब दिया था कि तुम्हारे पिताजी को पता रहना चाहिए कि उनकी लड़की किन लोगों के साथ काम कर रही है, तो उनको भी विश्वास जमेगा कि उन्हीं के जैसे अध्यापक है ये, और उनकी लड़की उन लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। 20-21 साल की मेरी उम्र थी साथियों, और मुझे आज भी वो भावना मुझे अभी भी याद आती है कि मेरी आंखों में आंसू भर गए थे कि कोई इतनी केयर कर सकता है एक ऐसी लड़की को। मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास होता, मैं साइंस की स्टूडेंट थी, जस्ट सक्सेना सर के संपर्क में आकर, एमए में आकर मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया था। तो ये जो विश्वास मिला, साथ में लोग आए, बट बिल्कुल बहुत सामान्य तरीके से, जैसे गपशप होती है, गपशप की, चाय पी और वापस आ गए। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी से किस तरह बिना जताए, बिना कुछ बोले संबंध बनाती है, उनके परिवारों से संबंध बनाती है। खासकर लड़कियां जब किसी भी क्षेत्र में सक्रिय होती हैं, उनके परिवारों को विश्वास में रखना इतना जरूरी होता है। उन लड़कियों को काम करने के लिए जो परिस्थितियां मुहैया होनी चाहिए, इसकी जो गहरी समझ इन लोगों में थी, ये मेरे पीढ़ी के बहुत सारे लोगों को इसका एहसास हुआ। दूसरी घटना मेरी शादी के बाद की है, बहुत प्यारी सी घटना है। मेरा बेटा भी इसीलिए रमाकांत जी से जुड़ा हुआ है। जब बेटा हुआ 25 दिसंबर को पैदा हुआ, तो चूंकि सभी साथियों का मुझे पहले से स्नेह मिलता ही रहा है, रमाकांत जी की तुरंत चिट्ठी आ गई, अरे तुम्हारे बेटे का जन्मदिन तो पूरी दुनिया मनाएगी। पहले एक क्षण के लिए मेरा ट्यूबलाइट नहीं जला कि आखिर रमाकांत जी क्या कहना चाहते हैं। फिर एकदम ध्यान में, अरे क्रिसमस डे है ना ये तो रमाकांत जी की जो एक पंक्ति में जो कमेंट करने की और एक प्रसन्न करने की, अंदर से एक आत्मीयता या एक जुड़ाव महसूस करने की जो एक प्रवृत्ति थी, इसका ये एक उदाहरण है।
इन दो, इसके साथ मैं और एक आध दो किस्से आगे सुनाती हूँ, मगर चूंकि हमारा विषय अभी उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करना है और दीपा जी तो लगभग उनके घरेलू और बाकी पहलुओं पर ये करेंगी। रवि भाई ने कहा कि हम लोग साथ में पढ़े हैं, तो मैं उनके बाकी मुझे जो अनुभव हुए हैं रमाकांत जी के पहलू, उस पर मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो अभी जो मैंने पहला उदाहरण बताया, बेहतरीन इंसान। आजकल बेहतरीन इंसान बहुत कम मिलते हैं जो पारदर्शी होते हैं, जो दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। हमारे संगठन में भी हैं ऐसे बहुत सारे लोग, पर रमाकांत जी उन लोगों में हैं जिनके साथ मुझे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ कि रमाकांत जी के साथ मेरे रिश्ते कैसे रहेंगे, मुझे उनके साथ क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। बहुत सहज और खुला हुआ व्यवहार और बहुत आत्मीय व्यवहार और दोस्ताना व्यवहार। दूसरी चीज, बहुत अच्छे संगठक। इसका मैंने पहला उदाहरण दिया कि लड़की, एक अकेली लड़की यदि किसी संगठन में सक्रिय होती है, उसके लिए क्या माहौल होना चाहिए, इसकी गहरी समझ। सिर्फ लड़की ही नहीं, मेरी पीढ़ी के यहाँ भी अभी मेरे ख्याल से 7-8-9 लोग तो लोग उपस्थित हैं जिन लोग इनकी पीढ़ी की छत्र छाया में बड़े हुए हैं। सबके साथ बहुत आत्मीय व्यवहार होता था। जो कविता लिखता था उसकी कविता वगैरह सुनी जाती थी, उसमें कुछ कुछ सुझाव दिए जाते थे, प्रोत्साहित किया जाता था, कहीं कहीं छपवाई जाती थी। हम जैसे लोगों की कविताएं बिल्कुल नए नए लिखा करते थे, पहल में, वसुधा में छपा करते थे और हम लोग को तब फक्र होता था कि हमारी कविताएं कहीं छप रही हैं। आज हमारे बच्चों को बहुत मुश्किल जाता है अपनी कविताएं कहीं छपवाने के लिए किसी मुद्रित पत्रिका में। इंटरनेट पर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें शेयर हो जाती हैं, उसके बावजूद। और फिर संगठक होने के नाते सबके आपसी संबंध क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखा जाता था। उन दिनों संगठन का वातावरण बहुत ही आत्मीय पारिवारिक वातावरण रहता था। कोई भी किसी के साथ बेझिझक बातचीत करता था किसी भी विषय पर। प्रायः सारे लोग रुकते एक साथ थे और एक साथ बातचीत होती थी और एक साथ विचार विमर्श हुआ करता था। यदि कोई युवा साथी बोलता भी था तो उसको कभी चुप नहीं किया जाता था, सवाल पूछने से भी कभी कोई रोका नहीं जाता था। अब ये अंतर आ गया है। मेरे ख्याल से मुझे तो कई बार ये महसूस होता है कि मैं अपने इन लोगों ने जो हमारे साथ किया, हम अपनी युवा पीढ़ी के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करते हैं पर कई बार हमारी वरिष्ठता या हम अपने आप को पता नहीं शायद ज्ञान के उच्च स्तर पे मानते हैं क्या है, कहीं ना कहीं एक दीवार खड़ी हो जाती है। तीसरी चीज, बहुत अच्छे आयोजक और संचालक भी रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन करते हुए मैंने रमाकांत जी को देखा है और कभी भी वो नीरस नहीं होने देते हैं किसी गोष्ठी को। अपनी ऐसी छोटी छोटी बातों से जो हम उसको सिर्फ हंसी मजाक की बातें कह के नहीं टाल सकते हैं, उसमें बहुत गहरी बौद्धिक समझ, दूसरों को विचार करने के लिए प्रेरित करने वाली बातें भी, पर वो ऐसी शैली में कि लोगों को कहीं नीरस न लगे। तो ये उनकी जो विशेषताएं रही, ये बहुत ही अद्भुत किस्म की विशेषताएं हैं। ये ऐसी विशेषताएं मिलना मेरे ख्याल से थोड़ा कठिन होता है। हम लोगों ने ये भी बात उनसे सीखी है। और एक चीज जो कल से आज तक नहीं गई थी, क्योंकि मैं रंगकर्मी भी हूँ, मेरे लिए बॉडी लैंग्वेज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। रमाकांत जी की, मैं और अजय दोनों ही हैं, रमाकांत जी की आवाज, उनके एक्सप्रेशन, उनके आंखों के जो भाव रहते थे, इसके बारे में कई बार बात करते थे कि रमाकांत जी जो धीमी आवाज में थोड़ा झुककर जिस तरह से बात करते थे, उसमें इतने विश्वसनीय व्यक्ति और साथी लगते हैं, अभी भी लगते हैं कि कोई व्यक्ति उन पर अविश्वास कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी साथियों एक ये विशेषता होती है कि आप जो बॉडी लैंग्वेज से, भले हम शब्दों में कई बार समानता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, परस्पर विश्वास की बात करते हैं, पर हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसा नहीं कहती। हमारा पिच और टोन जो होता है वो महसूस नहीं कर पाता। और इस मामले में रमाकांत जी के बारे में मैं अब खासकर उम्र के इस पड़ाव पे आकर जितना सोचती हूँ, मुझको लगता है कि उनकी जो सहज विशेषता थी, कि उनके विचारों के साथ, उनके कामों के साथ, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी जो पूरी तरह से एक समन्वय स्थापित करती थी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने सभी ने इस पर तो बात की, फिर भी मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है।
मतलब जो भी व्यक्ति मिलता है उनको लगता है इनसे एक बार बात कर ली जाए। ये भी एक व्यक्ति की बड़ी विशेषता होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो कहते हैं वो इस तरह का हो कि आपको झिझक न लगे, डर न लगे या अजीब सा न लगे मिलते हुए। तो बड़ा ही सहज आत्मीय और सौम्य व्यक्तित्व रहा है। अभी राजकुमार भाई ने बात की उनके गुस्से के बारे में, पर मुझे अभी तक एक भी प्रसंग याद नहीं है पिछले 40 सालों में मैं जब जब मिली हूँ रमाकांत जी से कि उनको मैंने गुस्सा होते हुए उस तरह से नहीं देखा। ललित भाई को मैंने गुस्सा होते हुए देखा, कमला जी को गुस्सा हुए, ज्ञान जी तो कई बार बहुत ही गुस्सा हो जाते थे, पर रमाकांत जी को गुस्से में देखा वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आता है। इसीलिए मैंने सौम्य में उनकी पर्सनैलिटी पे ज्यादा ये किया। उनकी विनोद प्रियता, मैं जानबूझ के हास्य व्यंग की जगह विनोद प्रियता शब्द का उपयोग करती हूँ क्योंकि मैं मराठी भाषी हूँ, अनुवाद का भी काम करती हूँ। मराठी के जो लेखक रहे प्रसिद्ध लेखक पु ल देशपांडे, आप लोगों ने बहुत लोगों ने नाम तो सुना, उनमें जो एक हास्य और विनोद का जो विषय, व्यंग नहीं है वो, मुझे व्यंग और विनोद के बीच में मैंने काफी सोच कर एक रेखा बनाने की कोशिश की थी कि हास्य बोध आपको न केवल हंसाता गुदगुदाता है बल्कि आपके दिल और दिमाग दोनों को प्रभावित करता है। व्यंग में कहीं ना कहीं दिल को प्रभावित करने की अपेक्षा दिल को विचलित करने की क्षमता होती है, कहीं ना कहीं कुरेदने की क्षमता होती है, समझे। और रमाकांत जी का जितना मैंने लेखन पढ़ा है उसमें उस तरह से कुरेदने वाली बात जो परसाई जी के तीखे कई बार बाण होते हैं, उसकी जगह मुझे लगा कि वो जैसे वो कला प्रेमी भी है, संगीत के बहुत जानकार हैं, चित्रकला करते हैं, तो उनमें एक वो जो कलाकार की एक जो स्निग्धता या एक जो कोमलता होती है या एक जो बहुत संवेदनशीलता होती है वो उनकी तमाम चीजों में भी व्यक्त होती है, फील उनके व्यवहार में भी व्यक्त होती है, उनके अभिव्यक्ति में भी व्यक्त होती है। इसीलिए उनका जो हास्य विनोद जो है ये व्यक्ति को उस ढंग से परेशान नहीं करता बल्कि उसको सोचने के लिए मजबूर करता है, वो उसको कहीं ना कहीं विचार करने के लिए उकसाता है, साथ ही साथ संवेदना के तारों को भी हिलाता है। ये बहुत ही जरूरी चीज है। इसी के साथ जोड़कर जो मुक्तिबोध की बहुत प्रसिद्ध शब्दावली है ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान, मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जब पीएचडी की थी मुक्तिबोध की फैंटेसी पर, तब मुझे सक्सेना सर के साथ लगातार बात करते करते बहुत बारीकी से चीज समझ में आई कि कितनी जरूरी चीज उन्होंने कही है। रमाकांत जी के बारे में जब मैंने विचार किया उनके इन सब तमाम पहलुओं पर, तब मुझे ऐसा लगा कि लगातार जो पढ़ने लिखने वाला, लोगों को सुनने वाला और इसका जो उनका स्वभाव रहा है उससे जो उनमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो किस तरह धीरे धीरे संवेदनात्मक ज्ञान में तब्दील हुआ है। देखिए संवेदनाएं बहुत लोगों में होती है, ज्ञान बहुत लोगों में होता है, पर उस ज्ञान को संवेदनात्मक तरीके से प्रकट करना, जिसको हम लोग बहुत सामान्य इसमें जो मैंने जो कहा दिल और दिमाग को स्पर्श करने वाली बात होती है, वो बहुत कम लोगों में होती है। और मुझे रमाकांत जी की तमाम रचनाओं व्यक्तित्व पे तो खैर लगा, अब मैं व्यक्तित्व पे नहीं बात करूंगी, अब मैं उनके बाकी के अन्य पहलुओं पर ज्यादा बात करूंगी। तो ये जो विनोद वाली जो बात है मुझे नहीं पता कितनी सही है नहीं, पर मैंने गहरे तक ये महसूस किया कि उनका जो बारीक निरीक्षण है वो उनके संवेदना और बौद्धिकता के साथ मिलकर, ज्ञान के साथ मिलकर बहुत गहराई तक प्रभावित करता है। और एक चीज जो कि शत्रु उनके व्यक्तित्व पर ही है, मैं जब से प्रगतिशील लेखक संघ में सक्रिय हुई थी तब से मैंने देखा लगभग हर एक गोष्ठी में कम से कम 60-65% गोष्ठियों में रमाकांत जी के साथ दीपा भाभी भी आया करती थी। हमारे साथ बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पुरुष साथी अपने लाइफ पार्टनर को अपने साथ लाए। मैं जानबूझकर पत्नी का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, हमें उसका प्रयोग छोड़ देना चाहिए। इसलिए जो लोग बौद्धिक हैं हमको जीवन साथी का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी शब्द का जब भी हम उपयोग करते हैं किसी न किसी के डोमिनेंसी की बात या हमारे जो जेंडर से जुड़े हुए जो हमारी मानसिकता के खांचे हैं समाज ने बनाए हुए, वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो हमको खुद ही हम उसके प्रति थोड़ा कॉन्शियस हो जाए तो बहुत अच्छा। तो मैं उसी संदर्भ में कह रही हूँ, दीपा भाभी और रमाकांत जी जब भी आते थे गोष्ठियों में, दीपा भाभी प्राय बंगला है अभी उन्होंने कहा ही, नहा धो के अपने लंबे बाल फैलाए हुए सुखाते हुए कई बार हमको मिलती थी। और जिस तरह की बातचीत होती थी, मेरी तब शादी नहीं हुई थी और मैं उनके बीच का जो
दाम्पत्य रस जो मुझे दिखाई देता था, परस्पर एक प्रगाढ़ प्रेम, पर उसका प्रदर्शन नहीं करें, पर एक परस्पर आत्मीयता, दोनों के बीच जो एक ट्यूनिंग थी, जो किसी भी जीवन साथियों के बीच होनी चाहिए, उसने मेरे दिल को उस जमाने से छुआ था। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था कि जब भी मेरी शादी होती है, मेरा लाइफ पार्टनर या मेरे बीच इसी तरह के संबंध होने चाहिए कि जो बराबरी पर आधारित हों, जो एक दूसरे को समझने पर आधारित हों, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझने वाली चीजें हों। तो इस चीज को मैं यहाँ रेखांकित करना चाहती हूँ कि यहाँ दीपा भाभी और रमाकांत जी के जो रिश्ते थे, ये भी प्रगतिशील लेखक संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके घर लोग जाते थे, वो ये करते थे, तो बिल्कुल अलग पहलू है, पर इन दोनों का जो आपसी व्यवहार होता था एक इकाई के रूप में, वो व्यवहार भी बहुत आकर्षित करने वाला, बहुत सजग नहीं था, उसमें कहीं कोई ऐसी ओढ़ी हुई सजगता नहीं थी, बहुत सहज रूप में उन लोगों का जो व्यवहार होता था, वो भी उसने भी मुझे तो बहुत ही प्रभावित किया हुआ था। पहली गोष्ठी में भी इसको थोड़ा सा एक बार फिर मैं थोड़ा सा उसको एक दो पंक्तियों में रेखांकित करना चाहती हूँ। रमाकांत जी यारों के यार रहे हैं। मैंने उनको जो पहले से देखा है, सब लोगों के साथ खूब बातचीत करना, हंसी मजाक करना, ठहाके लगाना, खाना पीना, सबके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के बारे में भी पूछताछ करना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति कि जो किसी का भी यारबाज हो सकता है, दोस्त हो सकता है, उसकी जिंदगी में झांक सकता है और उसको अपनी जिंदगी में झांकने की भी पूरी परमिशन देता है। बहुत सारे लोगों के नाम और संस्मरणों के माध्यम से बसंत भाई ने तो बहुत ही शानदार तरीके से तमाम चीजें बताई थी, मैं उसे यहाँ नहीं दोहराना चाहती। उनकी और एक चीज अभी मुझे ध्यान में आई, पहले भी ध्यान में आई थी, खासकर उनकी जो कहानियों का या उनके लेखों में जो चीजें आती थी, और साथ ही उनके संगीत के बारे में तो हम लोग को काफी पहले से पता था कि उनको बहुत हर एक प्रकार के संगीत में बहुत दिलचस्पी है, विश्व के पूरे संगीत में, न केवल भारत के, न केवल शास्त्रीय लोकगीत या बाकी, बल्कि पूरे विश्व के संगीत में बहुत दिलचस्पी है। पर चित्रकला वाली बात भी धीरे धीरे उनकी पता चली, और साथ ही साथ जो फिल्में देखने की उनकी दृष्टि थी, उसने मुझे और अजय को बहुत प्रभावित किया था। और वहीं से कहीं शायद हमारे दिमाग में एक चीज आई थी कि अपने प्रगतिशील साथियों की कहानियों पर फिल्में बनाई जाए। आप में से कई लोगों को पता होगा कि अजय को फिल्में बनाने का शौक था, सीखा नहीं था उसने, पर उसे शौक था, उसने बनाई। उन्नी सिंह यादव जो हमारे बहुत वरिष्ठ साथी रहे, इन सब के साथ उनका भी बहुत बड़ा नाम है कि उन लोगों ने हमें तैयार किया है। उनकी दो कहानियों में जब हमने फिल्में बनाई, तो हमें लगा कि हम अपने तमाम प्रगतिशील साथियों की कहानियों पर फिल्में बनाएं। ये एक अजय की इच्छा रह गई, यहाँ मैं वो साझा करना चाहती हूँ। रमाकांत जी से मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले की बात है ये। अजय ने रिक्वेस्ट की थी कि रमाकांत जी आप उसकी खुद एक कहानी छाटिए और हमें बताइए। कहानियां पढ़कर डिस्कस किया, पर दोनों का एक मत नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमको बेहतर लगा कि हम लोग रमाकांत जी को छोड़ दें, पर वो नहीं हो पाया। इसका मुझको तो आज भी बहुत दुख होता है, क्योंकि अभी जब मैंने फिर से कई चीजें पढ़ी तो मुझे लगा रमाकांत जी की इसमें जो चित्रात्मकता है, गजब की चित्रात्मकता है, वो वर्णन करते बिल्कुल आंखों के सामने दृश्य हमारे साकार हो जाते हैं। बच्चू चाचा के कारनामे जो मैंने अभी पढ़ा, पहली बार पढ़ा, 1-1.25 घंटे मैंने पूरा पढ़ लिया लगातार। उसमें जो इलस्ट्रेशन दिए थे उसके अतिरिक्त चित्र मेरे आंखों के सामने खड़े होते जा रहे थे। जब इस बच्चे ने ऐसा किया होगा, फिर वैसा किया होगा, उसके माँ ने ये कहा होगा। साथियों बहुत ही बड़ी चीज है, और इसमें रोचकता जो आती है, जिज्ञासा जो आती है चित्रात्मकता से, वो बहुत ही जरूरी है। और उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं कोई भौतिकता नहीं है, विचारधारा नहीं है, नीतिमत्ता, बच्चों के साथ कई बार शिक्षा देने के लिए होता है, वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। पर वो जिस तरह से उस वर्णन और चित्रात्मकता के साथ घुल मिलकर आता है, वो बहुत ही अद्भुत चीज़ है। उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बिल्कुल ही रेयर कॉम्बिनेशन है वो। फिलहाल तो मुझे इतना ही समझ में आ रहा है, वो मेरे वक्ता साथियों को भी बोलना है। यदि कोई मुझे ऐसा लगता है कि कोई और पॉइंट छूट रहा है अंत में, तो मैं आप सबकी इजाज़त से और राजकुमार भाई की इजाज़त से फिर साझा करूँगी। शुक्रिया।